तो अब हम लोग लूसेंट पढ़ने जा रहे हैं। लूसेंट में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे? फिजिक्स। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर होगा? नाभिकीय विखंडन और संलयन शुरू कर रहे हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या? विखंडन मतलब होता है टूटना। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब एक भारी नाभिक दो भागों में टूट जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन के। जब कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। और इस दौरान उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नहीं, जब कोई भारी नाभिक टूटकर दो नाभिकों में बट जाती है, टूट जाती है, जब कोई भारी नाभिक दो नाभिकों में टूट जाती है उस दौरान क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। उस दौरान क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन और हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। तो पूछेगा सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में किसने पता लगाया था? स्ट्रासमैन और हॉर्न के द्वारा लगाया था। स्ट्रासमैन और हॉर्न के द्वारा लगाया गया था। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो पूछेगा नाभिकीय विखंडन के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? स्ट्रासमैन और हॉर्न ने। स्ट्रासमैन हॉर्न ने किसका प्रयोग करके? यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों का बमबारी करके पता लगाया था। अब श्रृंखला विक्रिया, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रक्रिया यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों का एक बमबारी कराया जाता है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बमबारी कराया जाता है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से बहुत ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों का बमबारी किया जाता है तो कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? तो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कितने? 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन क्या करते हैं? यूरेनियम के अन्य नाभिकों को भी क्या करते हैं? विखंडित कर देता है। इस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न होते रहता है। क्या होता है? होते रहता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की क्या की जाती है? बमबारी कराई जाती है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों का क्या कराया जाता है? बमबारी कराया जाता है तो बहुत अधिक ऊर्जा के साथ साथ 3 नए न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। 3 नए न्यूट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और ये जो नया न्यूट्रॉन जो उत्सर्जन हुआ यह क्या करेगा? अगले यूरेनियम को क्या करेंगे? विखंडित करते जाएंगे। अगले न्यूट्रॉन को क्या करेंगे? विखंडित करते जाएंगे, जिससे ऊर्जा क्या होगा? उत्पन्न होते जाएगा। तो एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? एक श्रृंखला का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। और श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन, अभी तो पढ़े कि 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन पर की दर पहले 1 पर क्या था? 3 9 17 मतलब 3 का पावर बढ़ते जाएगा 3 के अनुसार होती है। पावर क्रमागत रूप से क्या होगा? बढ़ते जाएगा। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस प्रकार का विक्रिया प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। या कभी कभी आप समझ अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया ऑप्शन में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं। मतलब कि जापान में जो परमाणु बम जो गिरा है तो उसका प्रभाव अभी तक भी देखा जाता है, क्योंकि एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अभी तक उसका प्रकोप देखा जा रहा है। क्योंकि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है? जो 3 जो नया न्यूट्रॉन निकलता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वह अगले वाले यूरेनियम को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते जाएंगे और ऊर्जा का उत्पादन करते जाएगा, और इसकी दर क्या होता है? बहुत तेज होता है। तो परमाणु पूछेगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर करता है।
और जबकि हाइड्रोजन बम पूछेगा तो अनियंत्रित लेकिन नियंत्रित नियंत्रित होगा। अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? हाइड्रोजन बम। नहीं, हाइड्रोजन बम तो वो भी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया करता है। अनियंत्रित संलयन नियंत्रित वाला करेगा। अब नियंत्रित वाला होता है वहाँ सूर्य में ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो नाभिकीय संलयन है। संलयन है और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर क्या करता है? वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करता है। समृद्ध यूरेनियम, जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। मतलब यूरेनियम 235 को समृद्ध यूरेनियम माना गया है। परमाणु बम बनाने में इसी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। 239 का थी में दूसरा। हाँ, परमाणु बम बनाने के लिए इसलिए समृद्ध यूरेनियम का ही उपयोग किया जाता है। तो पूछेगा समृद्ध यूरेनियम किसे कहा था? यूरेनियम 235 को। यूरेनियम 235। तो परमाणु बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 का। हिरोशिमा पे जो हाँ आगे पढ़े गिराया था यूरेनियम 235 था। परमाणु बम नागासाकी पे जो गिराया था वो प्लेटिनम 234 था। 200 प्लेटिनम 239 था। प्लेटिनम 239 प्लूटोनियम 239 था। हाँ, 4 बेसी है। तब परमाणु बम का विकास ओपेनहाइमर ने किया था। पूछेगा परमाणु बम का जनक किसे कहा था? ओपेनहाइमर को। परमाणु बम का जनक किसे कहता? ओपेनहाइमर को। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? टेलर ने। तो उनका निर्देश में द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व के दौरान हुआ था। तो परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था? 1945 में, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में समाप्त था। उसी दौरान जब द्वितीय में बना इसका प्रयोग भी 245 में ही हो गया। प्रयोग भी 245 में ही हो गया। परमाणु बम को बनाने के यूरेनियम परमाणु संख्या जिसका 92 होता है और द्रव्यमान 235। U 92 235 U 92 235। ऑप्शन में पूछा जाता है कि परमाणु बम बनाने के किस यूरेनियम का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम के किस समस्थानिकों का? तो याद रखना परमाणु संख्या कितना होना चाहिए? 92। और परमाणु द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 235। मतलब U 92 235 का उपयोग होना चाहिए। तथा प्लूटोनियम PU 94 239। प्लेटोनियम में पूछेगा तो किसका? तो PU 94 239। PU 94 239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत का? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत का। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और श्रृंखला के रूप में तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कहाँ किया गया था? जापान पर किया गया था। और पहला परमाणु बम का प्रयोग जो 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को कहाँ? हिरोशिमा पर। कहाँ किया गया था? हिरोशिमा पर। अब वहाँ जो बम का उपयोग किया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसमें किसका उपयोग किया गया था? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। जस्ट 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को 9 से नागा 9 से 9 अगस्त को 1945 को दूसरा परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया नागासाकी पर, जिसका नाम था प्लेटिनम 200, जिसका नाम था फेटमैन। जिसका नाम क्या था? फेटमैन। जिसका नाम था फेटमैन। और फेटमैन में किसका प्रयोग किया गया था? प्लेटिनम 239 का। किसका प्रयोग किया गया था? प्लेटिनम 239 का सड़क पर गिराया गया था। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला यह अभिक्रिया धीरे धीरे होता था। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर, ये सभी में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। तो पूछेगा परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर। परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी बोले या नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। लेकिन परमाणु बम वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। परमाणु बम वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। और परमाणु भट्टी बोले या नाभिकीय रिएक्टर बोले यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर का सबसे पहला उपयोग फर्मी के द्वारा किया गया था शिकागो विश्वविद्यालय में। कहाँ किया गया था? कब किया गया था? 1942 में। तो पूछेगा परमाणु भट्टी का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1942 में एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। कहाँ का था? वो अमेरिका का था। और किस विश्वविद्यालय में? तो शिकागो विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? शिकागो विश्वविद्यालय में।
नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 का ही प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदा के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया। क्वेश्चन सब कई बार पूछा गया एग्जाम में, पूछेगा कि रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में मंदा के रूप में, मंदा का मतलब न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, क्योंकि नाभिकीय जो रिएक्टर होता है वह श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर, यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें न्यूट्रॉन की गति को क्या कहता है? कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए और न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है या तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन श्रृंखला को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। मंदा के रूप में भारी जल और मंदा के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का, और नियंत्रक क्षार के रूप में पूछेगा तो कैडमियम का क्षार, नियंत्रक क्षार के रूप में पूछेगा तो कैडमियम का क्षार। परमाणु रिएक्टर में जब मंदा के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। क्या कहता है? स्विमिंग पूल रिएक्टर। पूछेगा जब मंदा के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलेंगे, स्विमिंग पूल रिएक्टर से याद रख सकते हैं। और मंदा के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक मतलब ग्रेफाइट, मंदा के रूप में ग्रेफाइट क्षण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? पाइल रिएक्टर। क्या बोलेंगे? पाइल रिएक्टर। और जब भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो स्विमिंग पूल रिएक्टर। स्विमिंग पूल जल वाला तो आगे रह जाए, जल में क्या करते हैं? तैरते हैं, तो भारी जल क्या हुआ? जले ना हुआ कि एक तरह से, तो स्विमिंग पूल रिएक्टर। अब पाइल हो गया ग्रेफाइट वाला। शिकागो पाइल 1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी के नेतृत्व में एक प्रयोग के दौरान CP2 में पहली बार मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला की प्रतिक्रिया शुरू। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दुनिया में पहली बार जो परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। कब किया था? 1920 में। एक विश्वविद्यालय का नाम याद रखना है, शिकागो विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो अमेरिका का है, बस इससे ज़्यादा नहीं इसमें आता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में पूछेगा तो कैडमियम या बोरॉन का क्षार का प्रयोग, दोनों प्रयोग किया जाता है। तो मंदा के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल, मंदा के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का। नियंत्रक क्षार के रूप में पूछेगा तो बोरॉन और कैडमियम। नियंत्रक क्षार के रूप में पूछेगा तो बोरॉन और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? 2 अवशोषित कर लिया जाता है। न्यूट्रॉनों में से 2 को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। मतलब ये क्या करता है? जैसे कैडमियम या बोरॉन का क्षार का हम उसमें प्रयोग करेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में, तो क्या कितना न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता था? 3 न्यूट्रॉन निकलता था। जब यूरेनियम पर क्या कहते हैं? यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बरछाड़ किया जाता है तो कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते थे? 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते थे। और जब इसका कैडमियम का क्षार प्रयोग करेंगे या बोरॉन का क्षार प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या 3 में से 2 को क्या करेगा? ये अवशोषित कर देगा, जिससे कितना न्यूट्रॉन बचेगा? 1 ही न्यूट्रॉन, जिससे क्या होगा? कम ऊर्जा उत्सर्जित होगा और वह ऊर्जा उत्सर्जित होकर हमारे कंट्रोल में, उससे फिर 3 होगा तो उसमें से फिर अवशोषित कर लिया जाएगा। यह प्रक्रिया चलते रहता है। तो यह नियंत्रित श्रृंखला, मतलब नियंत्रण करते जा रहे हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। तो 3 नए न्यूट्रॉनों में क्या था? 2 को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लिया जाता है। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कितने न्यूट्रॉनों का अवशोषण होता है? 3। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कितने न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाता है? 2 को। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक को उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, कृषि आदि क्षेत्र में किया जाता है। अब है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या है? देखो नाभिकीय विखंडन में हम लोग क्या पढ़े कि एक भारी नाभिक टूट कर 2 नए नाभिक में बट गया, मतलब विखंडित हो गया। एक भारी नाभिक 2 नए नाभिकों में क्या हो गया? विखंडित हो गया, तो उसे बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होगा? संलयन मतलब जोड़ना, संलयन मतलब जोड़ना। इसमें क्या है? 2 नए नाविक, 2 नाविक मिलकर एक बड़ा नाविक बनाएगा, एक भारी नाविक का निर्माण करेगा। क्या कहेंगे उसको? नाभिकीय संलयन। तो इसमें क्या, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाविक संयुक्त होकर एक भारी नाविक बनाता है तो और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया में नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसे सूर्य किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का उदाहरण, नाभिकीय संलयन का उदाहरण। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या? देखो ऊर्जा का उत्पन्न दोनों में बहुत अधिक होता है, चाहे वह नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो या नाभिकीय संलयन, दोनों में ऊर्जा का उत्पन्न बहुत अधिक मात्रा में होता है। बस फर्क इतना है कि उसमें एक भारी नाभिक टूट जाता है 2 या 2 से भागों में,
एक भारी नाविक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक नाविक मिलकर एक भारी नाविक का निर्माण करता है। तो जैसे 1H2 प्लस 1H3 मिलकर 2He4 मतलब हीलियम का एक नाविक का निर्माण करता है। सूर्य एवं तारों में पूछेगा, सूर्य तथा तारों में प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तो पूछेगा सूर्य और तारा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तक अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। पूछेगा नाविकों को संलयित करने के लिए मतलब नाविकों को एकजुट करने के लिए मतलब एकत्रित करने के लिए और नाविक को एक करने के लिए करीब कितना केल्विन? तो 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, हाँ दोनों है अनियंत्रित। परमाणु बम भी विस्फोट होगा तो उसको हम उससे जो हानि होगा उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम का भी यदि विस्फोट होगा तो उसको भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बस अंतर क्या है? वो अनियंत्रित परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर है, जबकि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या करता है? यह परमाणु बम की अपेक्षा लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है परमाणु बम से लगभग 1000 गुना शक्तिशाली होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम। न्यूट्रॉन बम अमेरिका ने 1970 में इस बम का निर्माण किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कब किया था? 1970 में। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कब किया था? 1970 में। तो ये एक ऐसा बम है जो सिर्फ जीवित जीवों पर, जिसमें जीव है उसी पर इफेक्ट करता है, सिर्फ निर्जीव पर इफेक्ट नहीं करता है। निर्जीव पर इफेक्ट नहीं कर, जैसे इस बम के द्वारा जीवों और मनुष्यों का विनाश हो जाता है लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे जहाँ बम छोड़ेगा तो गाछ में नुकसान होगा लेकिन ये जो है इस पर नुकसान नहीं पड़ेगा। मतलब सजीव पर इफेक्ट डालता है। पूछा कौन सा ऐसा बम है जो सजीव पर इफेक्ट डालता है लेकिन निर्जीव पर नहीं डालता? तो न्यूट्रॉन बम। इसका आविष्कार कब किया गया था? 1970 में। 1970 में किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो हम लोगों का ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। गुड बाय, टाटा, बाय बाय।